स्वस्थ ही होंगे। लेकिन अब तो अनलॉक चल रही है, धीरे धीरे कोरोना तो ख़त्म हो रहा है। फिर भी दोस्तों इसका तो अभी तक कोई दवाई निश्चित रूप से नहीं निकला है, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि साफ खत्म हो गया। और आप लोगों को सुनते हैं कि 9th क्लास से ऊपर और कॉम्पिटिटिव तक सबका स्कूल कोचिंग 21 से खुलने का निर्णय हुआ है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि सरकार के अनुकूल क्या होती है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग इससे पहले वाले सभी वीडियो को देख लिए होंगे और नोट्स तैयार करके याद कर लिए होंगे। याद जरूर कीजिए, अगर याद नहीं कीजिएगा तो फिर एग्ज़ाम हॉल में क्या लिखिएगा। तो दोस्तों मेहनत कीजिए और क्वेश्चन को याद जरूर कीजिए। दोस्तों ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम तो होगा ही, क्योंकि आप लोग का फॉर्म भरा गया है और एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दिया गया है। फरवरी में ही एग्ज़ाम होगा, पहले 12th वाले सबका और इसके बाद 10th वाला सबका एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग मेहनत करें, मेहनत कीजिएगा, इसके बाद ही सफलता मिलेगी। और ये है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लॉ पूछ सकता है, क्योंकि इस कोरोना महामारी में आप लोगों को उस ढंग से तैयारी नहीं हुआ, तो इसलिए क्वेश्चन कुछ लॉ पूछेगी। तो इसलिए दोस्तों आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए ना, देख लीजिए रिजल्ट कैसा बनता है। दोस्तों मेहनत नहीं कीजिएगा, एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, वहाँ तो क्वेश्चन का पता चलेगा नहीं कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन रहेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, किसी का मुंह से सुने होंगे, आपको पता नहीं होगा, बहुत स्टूडेंट को पता नहीं रहता है, किसी का मुंह से सुन दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड, वहाँ कहेगा अरे बाप रे ये क्वेश्चन तो सुन लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। सुन लेगा कि नमक सत्याग्रह आंदोलन, हाँ यह क्वेश्चन सुन लिए, लेकिन तैयारी नहीं किया है। देख लिया कि नमक कानून लिखा हुआ है सत्याग्रह, यहाँ देख लिया जलियांवाला बाग हत्याकांड लिखा हुआ है, और देख लिया कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, और इसके बाद क्या देख लिया कि 1830 की क्रांति क्या थी, बस ऐसा ही देख लिया राष्ट्रवाद क्या था, बस कहेगा हाँ ये सब क्वेश्चन तो हम देख लिए, लेकिन नहीं क्वेश्चन ठो देखा था लेकिन उसको याद नहीं किया, किसी का मुंह से सुना होगा। तो इसलिए दोस्तों ऐसा मत कीजिए, याद करके अगर जाइएगा, आप पूरी तरह से तैयारी करके अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा, तब आपको पता लगेगा कि एग्ज़ाम हॉल का क्वेश्चन कितना टफ रहता है। और जो तैयारी करके जाएगा उसके लिए क्या टफ है, कुछ नहीं, तैयारी करके गया बस आराम से एग्ज़ाम दिया, लिख के चला आया। और जो देखिएगा तैयारी करके नहीं गया, आगे निकलेगा कितना क्वेश्चन बने ली रहे, सब क्वेश्चन बना दिए थे। ऑब्जेक्टिव में तो 50 मार दिए, और सब्जेक्टिव में सब बना दिए, 2 नंबरिया 3 नंबरिया 5 नंबरिया सब बना दिए। और जब रिजल्ट अले कि बोलो रे हो कि कहो, रिजल्ट ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है। इसलिए मेहनत कीजिए, ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है कि जो पूरा परिपूर्ण है, ऐसा कोई नहीं है, कोई टीचर भी ऐसा नहीं है कि जो परिपूर्ण है पूरी विद्या से, नहीं, कोई परिपूर्ण नहीं है, सब में कुछ न कुछ त्रुटि है, लेकिन मेहनत करने के बाद वह त्रुटि का सॉल्यूशन निकल जाता है। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तो सफलता जरूर मिलेगी। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में आप क्या जानते हैं। कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में आप क्या जानते हैं। दोस्तों एग्जाम हॉल में जाइएगा तो क्वेश्चन को 5 बार जरूर पढ़िएगा, तब आपको क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर छिपा हुआ है, तब आपको आंसर का पता चलेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या कर रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में आप क्या जानते हैं। क्या जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में। आंसर देखिए क्या कर रहा है कि 13 अप्रैल 1919 को
कितना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में वैसाखी दिन, कौन दिन था? वैसाखी, वैसाख कहते हैं ना, सावन भादो आश्विन कार्तिक, ऐसे ही दोनों घर में आदमी बोलते हैं हमारे बूढ़े बुजुर्ग। आजकल तो कोई नहीं जानता होगा कि वैसाख सावन भादो किसे कहते हैं, बहुत कम आदमी ही जानता होगा। आजकल तो जनवरी फरवरी सब जानता है। तो कह रहा है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में वैसाखी के दिन हजारों व्यक्ति एक सभा करने को एकत्रित हुए थे। कहाँ हुए थे? जलियांवाला बाग में, अमृतसर में जलियांवाला बाग में। और किस दिन? 13 अप्रैल 1919 को। वे रौलट कानून एवं पुलिस की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रहे थे। कौन? ये क्या करने के लिए इकट्ठे हुए थे? कि रौलट कानून एवं पुलिस की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रहे थे। तो सभा की कार्रवाई के बीच में ही पंजाब का सैनिक शासक जनरल डायर वहां पहुंचा। कौन पहुंचा? कि पंजाब का सैनिक प्रशासक जनरल डायर वहां पहुंचा और प्रवेश द्वार बंद करके निहत्थे भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसे हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए तथा अनेकों जख्मी हुए। इस घटना से भारतीयों में रोष बढ़ गया। क्या हुआ इस घटना में? भारत के लोगों में, भारतीयों किसको कहते हैं? भारत के जो लोग, अनेक लोग में क्या हुआ? रोष बढ़ गया। तो महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पलासी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी और अमृतसर ने उसे हिला दिया। पलासी के युद्ध में क्या रखा था? नींव, मतलब कि थोड़ा सा कम रखा, लेकिन नींव रख के निहत्थे पे वार नहीं किया। लेकिन इसने क्या किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन? जनरल डायर ने वहां पहुंचा और प्रवेश द्वार को बंद करके उसने क्या किया? निहत्थे लोगों पे गोली बरसा दी। अब मान के चलिए दोस्तों, आप लोग एक सभा में गए, ठीक है? वही कर रहा है, सभा में गया था। आप लोग एक सभा में गए, ठीक है? और सभा में आप लोग बैठे हुए हैं। उधर से जो मुख्य है उसके मन में क्या है आपको तो पता नहीं है। तो इसके मन में क्या था? जनरल डायर के मन में यह भी वहां पहुंचा था। कहे कि वह सभा का आयोजन में यह भी पहुंचा था और यह भी उस सभा में जाके कोई भी समस्या का समाधान करता। तो इसने क्या किया? जैसे पहुंचा तो इसके साथ में सेना था और इसके पास क्या था? गोली थी। इसके पास क्या था? हथियार था। और वहाँ जो सभा में बैठे हुए थे, एकत्रित हुए थे सारे लोग, हजारों व्यक्ति सभा में जो एकत्रित हुए थे, इसने सब बैठे हुए थे। तो ये जब इधर से आया तो ये क्या किया? जो दरवाजा था, क्या कर रहा है कि उसने प्रवेश द्वार को बंद करके, जिस दरवाजे से द्वार से प्रवेश करता था आदमी, इसने क्या किया? उस प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। और यहाँ जो सभा में आदमी बैठे हुए थे तो वह तो एक सभा करने के लिए गए थे। उसका मन में तो ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ कोई कांड होगा, वहाँ युद्ध होगा, ऐसा तो कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ क्या हो गया कि इस सब के पास ऐसा नहीं था। ये सारे हजारों लोग सभा में बैठे हुए थे और जनरल डायर ने जब वहाँ आए तो उसने क्या किए? प्रवेश द्वार को बंद करके इन सभी निहत्थों पर, निहत्था किसको कहा जाता है? ऐसा नहीं जिसके पास हाथ नहीं है उसे निहत्था कहा जाता है, नहीं, निहत्था उसको कहा जाता है कि ये सब जो सभा में बैठे हुए आदमी थे, ये सब के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे और ये सब के हाथ में कोई गोली बारूद नहीं थी, ये सब के पास कोई हथियार नहीं था, कोई तलवार चाकू नहीं था। तो इसलिए
इसने जनरल डायर ने सभी को निहत्था देखा और प्रवेश द्वार को बंद करके अंधाधुंध गोली चला दी और वहां पर क्या हुआ, हजारों लोग मारे गए और बहुत लोग घायल हुए। और इसी को हमने क्या कहे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी को क्या कहा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। किस दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, किस ईस्वी को हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और ये भी पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था और किस ईस्वी को हुआ था, तो इसका भी आंसर यही होगा, क्या, 13 अप्रैल 1919 को। और जलियांवाला हत्याकांड में किसने प्रवेश द्वार को बंद कर निहत्थे पर गोली चलाई थी, तो कौन चलाया था, जनरल डायर ने। कौन चलाया था, जनरल डायर ने। किस पे, सभा में बैठे हजारों लोग निहत्थों पर। समझ गए, सभा में बैठे हजारों लोग निहत्थों पर क्या किया, गोली चलवा दी। तो इस सभा में बैठे व्यक्ति ये क्या हुए थे, वहां एकत्रित हुए थे और रौलट कानून एवं पुलिस की दमनकारी का नीतियों का विरोध कर रहे थे। और सभा की कार्रवाई के बीच ही पंजाब का सैनिक, जनरल डायर कहाँ का सैनिक था, यह भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि जनरल डायर कहाँ का सैनिक था, तो वह पंजाब का सैनिक था। कहाँ का सैनिक था, पंजाब का सैनिक था जनरल डायर। और इसने क्या किया, प्रशासक जनरल डायर वहां पहुंचा और प्रवेश द्वार को बंद कर, क्योंकि इस द्वार को, प्रवेश द्वार को बंद कर और निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। और इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए तथा अनेक जख्मी हुए। इस घटना से भारत में रोष बढ़ा। भारत में क्या हुआ, भारतीयों में, सभी भारतीयों में, भारतवासियों में रोष बढ़ गया, क्योंकि सभी भारतवासियों में क्या हुआ, रोष बढ़ा। जैसे आज हम क्या कहते हैं, ये चीन और भारत के बीच जो युद्ध हुआ, तो उसमें भी अधिक सेना मारे गए आज से कुछ दिन पहले, ये अगस्त में और जुलाई में। और इस अभी जो 31 अगस्त को गोली जो चलाई गई है और जो भी हथियार चलाया गया है, कहा गया है कि 1975 ईस्वी में ऐसा युद्ध हुआ था और ऐसा गोली बारूद चलाई गई थी, जो गोली बारूद 31 अगस्त 2020 को चलाया गया है। तो वही है कि इसमें क्या हुआ, निहत्थे लोगों में प्रवेश द्वार बढ़ाकर, तो क्या हुआ, ये जब गोली चलाई गई तो अभी क्या है, सभी भारतवासियों का रोष बढ़ा हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जितने भी हैं, हमारे शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, सबका क्या है, रोष जगा हुआ है। तो यही क्या हुआ था, जब यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सैकड़ों लोग जब इसमें मारे गए थे और कुछ लोग घायल हुए, तो इसी पे सभी भारतीयों का रोष बढ़ा। तो महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी कौन थे, हमारे देश के राष्ट्रपिता, कौन थे, राष्ट्रपिता, जिनका फोटो कहाँ रहता है, हर रुपये में, पैसे में, अगर नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। तो महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अपनी कार्रवाई, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, क्या प्रतिक्रिया, क्या किसे कहते हैं, वह अपना भाव को व्यक्त करते हुए, किसने, महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अपना भाव को व्यक्त करते हुए कहा कि पलासी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी और अमृतसर में उसे हिला दिया। क्या किया, पलासी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी, लेकिन अमृतसर के युद्ध ने उसे क्या किया, हिला दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा और ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा। ये क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़िए। ये क्वेश्चन के अंदर कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेंगे, जो हम आप लोगों को बता चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव पढ़ने से 50 गो ऑब्जेक्टिव है, क्या होगा, तो सब्जेक्टिव जब तक नहीं पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा ही नहीं।
क्योंकि इसी के बीच से ऑब्जेक्टिव निकलता है। और अभी हम आप लोगों को कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव बताए हैं इससे निकाल के, और यही इसी से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखे। क्या कह रहा है कि नमक सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से आरंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से आरंभ हुआ था और नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने डांडी को चुना। किसको चुना? गांधी जी ने डांडी को चुना। गांधी जी ने किसको चुना? डांडी को चुना। और यह स्थान गुजरात में समुद्र तट के किनारे बसा हुआ। यह स्थान कहाँ था? गुजरात में समुद्र तट के किनारे एक गांव था। कहाँ था? समुद्र तट के किनारे बसा हुआ एक गांव था। और गांधी जी के साबरमती आश्रम से इसकी दूरी 240 किलोमीटर थी। कितनी थी? गांधी जी के साबरमती आश्रम की दूरी 240 किलोमीटर थी। कितनी थी? 240 किलोमीटर थी। और 12 मार्च 1930 को अपने 78 विश्वस्त सहयोगी के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी यात्रा आरंभ की। और उनकी यात्रा की खबर पाकर उनके साथ मार्ग में सैकड़ों युवक, किसान, मजदूर शामिल हो गए और हजारों लोग गांधी जी को देखने और उनका भाषण सुनने के लिए एकत्र हुए थे। और गांधी जी सत्याग्रह द्वारा सरकार का विरोध करने को कहते और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे। और वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र से पानी निकालकर और नमक बनाकर और शांतिपूर्ण अहिंसा ढंग से नमक कानून भंग किया। क्या किया था? अहिंसा ढंग से नमक कानून भंग किया था। इसने गांधी जी ने, तो देखिए गांधी जी ने कितनी परिश्रम की कि वह साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर पैदल चलकर, आज तो हम लोग 5 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते हैं, उसने क्या किया था? नमक कानून बनाने के लिए, नमक कानून का भंग करने के लिए उसने क्या किया? 240 किलोमीटर साबरमती आश्रम से वहां पहुंचा। कब? 12 मार्च 1930 को अपने 78 विश्वस्त सहयोगी के साथ। कब पहुंचा? 12 मार्च 1930 ईस्वी को वहां पहुंचा। और 6 अप्रैल को डांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र से 24 दिन में पहुंचा था। 12 मार्च 1930 को 78 विश्वस्त के साथ उसने चला और 24 दिन में 240 किलोमीटर यात्रा करके पैदल और पहुंच के उसने 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे। और वहां पहुंचकर उसने समुद्र के पानी से नमक बनाकर शांतिपूर्ण अहिंसा ढंग से नमक कानून को भंग किया। तो दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हम फिर से रिपीट करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर रहा है कि नमक सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखे। तो आप लोग कहिए, आंसर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से आरंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना चालू। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कहाँ से? सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो कहाँ से? सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह से आरंभ हुआ था। और नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने डांडी को चुना। गांधी जी ने किसको चुना? डांडी को चुना। क्या करने के लिए? नमक कानून भंग करने के लिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव सुनिए, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किसको क्या कहते हैं चुना? तो डांडी को चुना। यह स्थान गुजरात में के समुद्र के किनारे बसा हुआ था। तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव, यह स्थान कहाँ बसा हुआ था? तो गुजरात में किसके? समुद्र तट के किनारे बसा हुआ था।
चौथा है कि वहाँ एक गांव भी था। क्या था? वहाँ एक गांव भी था। गांधी जी के साबरमती आश्रम से इनकी दूरी 240 किलोमीटर थी। पांचवा क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव कि गांधी जी ने उसकी साबरमती आश्रम से वो समुद्र तट, गुजरात समुद्र तट की दूरी कितनी थी? 240 किलोमीटर थी। और उसने, गांधी जी ने किस दिन वहां से चले थे और कितने विश्वत के साथ, सहयोगी के साथ चले थे? तो 12 मार्च 1930 को 78 विश्वत के साथ चले थे। और उसने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा आरंभ की। उसने क्या की? साबरमती आश्रम से जब चले थे गांधी जी तो उसने क्या किया? दांडी यात्रा आरंभ किया। और उनकी यात्रा की खबर पाकर उनके साथ मार्ग में सैकड़ों युवक किसान मजदूर शामिल हो गए। क्या हुआ? सैकड़ों युवक किसान मजदूर शामिल हो गए और हजारों लोग गांधी जी को देखने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए एकत्रित हुए। जैसे आजकल कहीं भी प्रधानमंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, कोई बड़े नेता आ जाए, कोई संत चले जाते हैं, कितना आदमी एकत्रित हुए होते हैं। तो उसी तरह गांधी जी ने क्या किया था? उसी तरह गांधी जी को देखने के लिए सभी आदमी एकत्रित हुए थे। तो हजारों लोग गांधी जी को देखने और उनका भाषण सुनने के लिए एकत्रित हुए। और गांधी जी सत्याग्रह द्वारा सरकार का विरोध करने के को कहते। और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। और वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से, किससे नमक बनाया था? समुद्र के पानी से नमक बनाकर शांतिपूर्ण अहिंसा ढंग को भंग, नमक कानून भंग किया। ढंग से क्या किया? नमक कानून को भंग किया। तो दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप लोग को हम इन्हीं क्वेश्चन के साथ इस तीसरा चैप्टर हिंद चीन में असहयोग आंदोलन को का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लास्ट कर रहे हैं। अब आप लोगों को इसके बाद वाले वीडियो में आप लोग को इसका स्मरणीय तथ्य पढ़ाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे। क्योंकि दोस्तों, हमने वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखाए हैं जो आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा। और स्मरणीय तथ्य इसलिए लिखाना जरूरी है कि उससे ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग मेहनत कीजिए और क्वेश्चन को याद कीजिए। और आप लोग अगला चैप्टर NCERT या भारतीय भवन जो भी बुक हो उससे आप लोग जरूर पढ़िएगा। आप लोगों का अब अगला चैप्टर है कि भारत में, आप लोगों का अब अगला चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। अब अगला चैप्टर क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। तो अब हम इसके बाद वाले वीडियो में आप लोगों को स्मरणीय तथ्य पढ़ा के और इसका ऑब्जेक्टिव हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का स्मरणीय तथ्य पढ़ा के और ऑब्जेक्टिव पढ़ा के इसके बाद हम भारत में राष्ट्रवाद का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू करेंगे। तो हम यही क्वेश्चन आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था किसका? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का कौन सब्जेक्टिव? तो दोस्तों, आप लोग इस सब्जेक्टिव जो लिखाए हैं 10 क्वेश्चन, ये 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन से कम 2 से 3, 4 से 5 क्वेश्चन पूछ ही सकता है। और यही 10 को अगर आप याद कर लीजिएगा, आप अगर ऑब्जेक्टिव याद नहीं किए, अच्छा से इसको याद कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव का भी काम करेगा। क्योंकि अभी आपको कम से कम हम 10 ऑब्जेक्टिव इससे निकाले हैं और 10 से 15 ऑब्जेक्टिव इससे निकाले हैं। यही सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव स्मरणीय तथ्य सब छिपा हुआ है। इसलिए दोस्तों, आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर पढ़िए और बुक को जरूर पढ़िए और स्मरणीय तथ्य ऑब्जेक्टिव को जरूर याद कीजिए। रट जाइए, समय बहुत नहीं बचा है। 3 महीना आप लोगों के पास बहुत से बहुत समय है। फरवरी में आप लोगों का एग्जाम होगा, शायद 17 फरवरी से। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग को वीडियो में कोई भी तरह की त्रुटि हो या अदर कोई सब्जेक्ट में त्रुटि हो, या ऐसा नहीं कि हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं और हम सोशल साइंस पढ़ाते हैं तो सोशल साइंस का विषय आप हमसे पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग हर जो भी चैप्टर में जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो आप लोग मेरे पास शेयर कीजिए और हम आपको इसका सॉल्यूशन जरूर देंगे निकाल के। दोस्तों तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि सारा नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा और आप एक्टिव रहिए, पढ़ते रहिए। तो दोस्तों अब आप लोग इसको नोट्स बनाइए और याद कीजिए। तो दोस्तों आप लोग हमारे व्हाट्सएप से भी, हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है, अब हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह की बात हो तो आप व्हाट्सएप से भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों वह स्टूडेंट सब शेयर भी करता है, किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो शेयर भी करता है, आप लोग भी कीजिए। किसी भी तरह का त्रुटि होगा और आप लोगों को उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को हर वीडियो का PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा और हर वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, जिसमें आप लोगों को हर सब्जेक्ट और हर वीडियो का लिंक मिलेगा। आप लोग वहां से जाके लिंक से अपना पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों तैयारी करें, मेहनत करें, मेहनत का फल मीठा होता है और मेहनत कीजिएगा तो आप लोगों को फल जरूर मिलेगा। दोस्तों आप लोग तो मेहनत करते हैं, आप लोग भरतराज का कहानी सुने होंगे, इससे पहले वाले क्लास में आप लोग भरतराज का कहानी सुने होंगे कि भरतराज क्या करता था, उसको जब उसका गुरुजी याद करने के लिए पूछ देता था उसको याद ही नहीं होता था। तो उसको क्या किया, गुरुजी ने एक रोज स्कूल से निकाल दिया और उसने जब एक कुआं के पास गया तो वहाँ उसने देखा किसने, भरतराज ने, कि रस्सी घिस कर क्या था, आदमी सब जो पानी जो निकालता था वहाँ पे क्या होता था, रस्सी घिसा गया था। उसने सोचा कि रस्सी घिसने से अगर यह पत्थर घिसा सकती है तो अगर हम याद करेंगे तो हमको क्यों नहीं याद होगा, हम क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। ये मत सोचिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये आपको याद नहीं होगा, जरूर याद होगा। आप इसको जरूर याद कीजिए। जब एक रस्सी के घिसने से पत्थर घिसा सकता है तो हम तो मनुष्य हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मनुष्य से परे नहीं है। तो इसलिए आप लोग याद जरूर कीजिए। तो इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। दोस्तों कहा गया है कि कर्म प्रधान जस कर राखा और जस करनी तस फल चाखा। तो जिस तरह से कर्म कीजिएगा उस तरह से फल मिलेगा, आप लोग याद जरूर कीजिए। तो दोस्तों अब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे सारे वीडियो को देखें। और किसी भी तरह का आप लोगों को दिक्कत हो तो हमारे पास शेयर करें, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, थैंक्स। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ आ गया होगा और आप लोगों को ये क्वेश्चन और आंसर भी समझ आ गया होगा। दोस्तों भरतराज ने ही कहा था कि करत करत अभ्यास जरमती होत सुजान, रस्सी आवत जात सिर पर पड़त निशान। तो इसलिए अभ्यास करते रहिए, लेकिन एक दिन क्या होगी, सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों परिश्रम का फल बहुत मीठा होता है, मीठा नहीं बहुत मीठा होता है। अभी अगर दोस्तों कांटों पे चलना सीखिएगा तो आगे आपको फूल जरूर मिलेगी, और अभी अगर आप फूल पे चलना सीख लिए तो आगे कांटों पे चलना होगा। इसलिए अभी कांटों पे चलना अच्छा है,
बाद में कांटों के चलना अच्छा नहीं है, कांटों से खुल के चलिएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग याद जरूर कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, कहीं कोई तरह का दिक्कत हो तो शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों आप लोग को अब मैं इसके अगले वीडियो में आप लोगों को स्मरणीय तथ्य और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ओके, थैंक्स।